हेलो। हेलो। जी नमस्ते, नूतन जी कैसी हैं? जी जी ठीक। मैं दिल्ली से जर्नलिस्ट सिराज साहिल बोल रहा हूँ। आपसे पहले भी बात हुई थी। अब क्या हाल है, मतलब क्या भाई साहब की जो है क्या पोजीशन है अब? सर अब कैसी पोजीशन हो सकती है और क्या बताऊं कि क्या हाल और पोजीशन है समझ सकते हैं। नहीं नहीं, आप लोगों के साथ हैं। मैं आप हमें बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि हाँ आप हाँ लोग एकदम सही कॉज के लिए शुरू से लड़ रहे हैं और भाई साहब का हाँ तो जो रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो अगर आपके पास हाँ 2 मिनट का टाइम हो तो फोन पे हम कुछ पूछें, आप बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हमारा बताइए। चैनल भी है, उस पे भी जो है हम इसको दिखाएंगे। और हाँ अमिताभ जी हाँ से तो मेरी बातचीत चली रही थी अभी उसके बारे में। तो नूतन जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप एक हम्म, सोशल वर्कर भी हैं और आपके हस्बैंड जो हैं एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर के तौर पे जो है मशहूर रहे हैं। और वो हाँ, आईपीएस होने के साथ साथ लोगों की भी मदद करते थे, कानूनी तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। तो इस तरह हाँ, से जो है हरेसमेंट करने के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने इस तरह से जो है अरेस्ट किया है उनको और ऐसे हम्म। गंदे केसों में फंसाया गया है, आप उनकी पत्नी होने के नाते और एक सोशल वर्कर होने के नाते इस पे क्या कहना चाहेंगी? तो देखिए, चूंकि मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी आरोप लगाता है किसी पे तो उस आरोप की समय रहते जांच होनी चाहिए। जी और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कथित रूप से और जो घटना घटी जी वो बहुत ही दुखद घटना थी। और कोई भी व्यक्ति इतना अग्रीव्ड हो कि अगर ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेगा, जी ये हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था इसको लेके। लेकिन उसके साथ ही ये भी कहना है कि जो भी घटना घटा उसमें मेरे पति कहीं से भी दोषी नहीं है। दोषी अगर कोई है तो वो पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई भी मामला आया, अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है जी तो जो सही हो उसको देखें, न्याय करें और जो भी फैक्ट आते हैं उसकी जांच करें। समय रहते उन अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया और शायद ये वजह है कि आज हालत इस हद तक पहुंच गए। और जो अधिकारी जिनकी जो सबसे पहले इसके लिए लायबल हो सकते थे, जी जिनकी ड्यूटी थी सुनने की जी और सही करने की, सुनने की और सही करने की, जी उन्होंने नहीं किया और आज भी वो बहुत सुरक्षित है। उनका क्या हुआ, जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी को पहली जिम्मेदारी उन अधिकारियों के जांच के लिए दी गई थी, लेकिन वो कहाँ गया क्या गया कुछ पता नहीं है। लेकिन अमिताभ ठाकुर को एक पीड़िता एलिस जो विक्टिम है उनके पत्र के आधार पे एफआईआर दर्ज करा दी गई और ये कहा गया कि वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक लाइव उन्होंने दिया था तो डाइंग डिक्लेरेशन उसको मान रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है कि अगर उस चीज को डाइंग डिक्लेरेशन मान रहे हैं तो उसमें उन्होंने अन्य अधिकारियों के भी नाम लिए थे, तो इसमें उनके नाम भी शामिल होने चाहिए थे। और अगर अमिताभ जी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा था और तो उनको उसकी पूछताछ करनी चाहिए थी। उनको जब कमिटी ने भी बुलाया था, जब भी बुलाया वो वहाँ गए थे और उन्होंने कोई गलत नहीं किया। हम लोग के पास तमाम लोग आते हैं, हमें जितनी बात सही लगती है और वो भी सीधे उनके कहने पे नहीं करते। जब तक कुछ अभिलेख डॉक्यूमेंट नहीं दिखते हैं जी तब तक उस मामले में हम नहीं पढ़ते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट देख के हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उससे ये दिखता है कि उसके प्रति अन्याय हो रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, दबा रहा है मामले को, तो हम उस पर इंटरवीन करते हैं। और अगर ये हमारे देश में अपराध है जी तो निश्चित रूप से अमिताभ जी भी इस चीज के अपराधी हैं कि उन्होंने जो सही था उसको कहने की हिम्मत रखी। और जो पेपर्स दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, उस मामले में उन्होंने ये चाहा कि जो पक्ष हो जी दोनों में से जिसकी बात सही हो उसके साथ न्याय हो। उन्होंने उनका जो इंटरवेंशन था ये था, उन्होंने दोनों पक्षों के लिए लेटर लिखा था और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी ये कि उन चीजों को देखते और जो फैक्ट होता उसके अनुसार कार्रवाई करते। जी न्यूटन जी एक चीज बताइए, जो और अधिकारियों के नाम भी लिए गए मृतका द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन में जो नाम बता रहे हैं लोग, उन अधिकारियों को तो पूरी तरह से छूट दे दी गई योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा और अमिताभ जी को ही टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमिताभ जी ने योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी, उससे जो है घबरा के और प्रताड़ित करने की नीयत से सिर्फ इनको टारगेट किया गया? तो देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये जांच थी, एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव में जांच की गई थी। क्योंकि हम लोग जो बातें कहते हैं, जो चीजें कहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के अलावा शासन सत्ता में जो अभी प्रमुख पदों पे बैठे जिम्मेदार लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उन चीजों से अफेक्टेड होते हैं। और ये एक आपसी मिलीभगत और साजिश के तहत फंसाने की, ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश की गई है जिससे दूर दूर तक हमारी कोई भी ऐसी
आपराधिक भूमिका नहीं है। और जो अमिताभ जी ने जो किया वो उन्होंने खुलेआम कहा भी अधिकारियों को, अथॉरिटी को, कि हाँ मैंने ये पत्र लिखा, मेरे पास पहले जो सूचना आई उसको लेके मैंने पत्र लिखा, बाद में उसके विपरीत फैक्ट आए उसको लेके मैंने पत्र लिखा। और चूंकि इनको उस पर कुछ करना नहीं था, उन्होंने वहाँ के संबंधित अधिकारियों को सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए ये कहा कि आप इस पे निष्पक्ष न्याय करिए। और ऐसा इसी मामले में नहीं, हमारे पास, अमिताभ जी के पास भी तमाम ऐसे मामले आते हैं और वो करते रहे। अच्छा, ये बताइए कि अभी एट प्रेजेंट जो है अमिताभ जी की क्या पोजीशन है, न्यायिक हिरासत में है, क्या स्थिति है, आपके वकील क्या कह रहे हैं और न्यायालय से आपको कितनी उम्मीद है? जैसे देखिए, अभी चूंकि जो एफआईआर हुई, जिस तरीके से एफआईआर के बाद अरेस्टिंग हुई, वो अरेस्टिंग ही अपने आप में सबने देखा है कि किस तरीके से हुई है जी। तो लेकिन एक हमारे यहाँ लीगल प्रोसेस होता है कि जब सही या गलत जब आप अरेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद एक बेल का प्रोसेस होता है, और उसमें भी जो ऑफेंसेस जो उन्होंने तमाम धाराएं लगाई हुई हैं जी। तो उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। तो अब समय लगेगा, अभी उनकी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग मूव करेंगे, वहां से अगर नहीं हो पाएगी तो हाई कोर्ट जाएंगे। जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार चलेंगे। ये है हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, एक प्रोसीजर दिया हुआ है तो हम उसी के तहत चलेंगे। और जो भी न्यायिक प्रक्रिया पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि वहाँ दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। लगता है लेकिन न्याय होता है। नूतन जी, आप एक एडवोकेट भी हैं, क्या आप ये समझती हैं कि जो हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में जो है खामियां हैं कि एक इज्जतदार आदमी को भी या किसी को भी एक बार जो है पुलिस अपने शिकंजे में ले लेती है तो जो ड्यू प्रोसेस है कोर्ट का और कानून का प्रक्रिया है उसमें कई बार जो है जिस आदमी को जो है इनोसेंट आदमी को भी अगर ले लिया जाता है हिरासत में और जेल भेज दिया जाता है तो उसका हरेसमेंट होता है। इस चीज की भी जो है मतलब सामने दिखाई देता है, बहुत से ऐसे केसेस हैं। तो ऐसी स्थिति से एक लॉयर की हैसियत से आप क्या सोचती हो कि इसमें सुधार होना चाहिए? जैसे देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कोई खामी नहीं है, खामी नियत की होती है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में पहला क्रिमिनल स्टेज शुरू होता है वो थाने से होता है, जब कोई भी अपराध की सूचना कहीं दी जाती है। अब वहाँ सवाल ये आता है कि वो बनाई ही इसी के लिए गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है और थाने में जाता है तो पहले उसकी बात सुनी जाए। लेकिन बात सुनने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके बाद ये देखिए नहीं कि जो जिसने जो बात कही है उसमें सच्चाई कितनी है, तथ्य कितने हैं, साक्ष्य कितने हैं। होता ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो ऑफिसर मोटिवेटेड होता है और उसको पता होता है कि हम किसको ऑब्लाइज करेंगे तो मेरा फायदा है। तो समस्या उस करप्शन की है, उस चीज की है कि जो दबाव में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर कोई भी जांच अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो प्रॉपर एविडेंस है वो इकट्ठा करे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष प्रताड़ित नहीं होगा। जैसे अभी रिसेंट अमिताभ जी का ही मैं उदाहरण दूंगी, जांच कमेटी ने जो जांच की जांच रिपोर्ट दी और एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने का टाइमिंग 1:52 है और 2:30 बजे, और वो भी हजरतगंज थाने में एफआईआर हुई और मेरा घर गोमती नगर में पड़ता है। आने में कम से कम 20 मिनट मिनिमम, अगर पुलिस कितनी भी तेजी से आएगी बिल्कुल सही तो लगेगी वो लगेगी। और जब किसी और जिनको दिया गया जांच अधिकारी बनाया गया वो हजरतगंज थाने की एसीपी थी तो उनको जब वो एक फॉर्मेट होता है कि जब कोई एफआईआर रजिस्टर हुई तो वो केस डायरी डालेंगी, साक्ष्य देखेंगी क्या है, हमको वो इवैल्यूएट करेंगी कि हमको अरेस्ट तुरंत करना है, पूछताछ करनी है। इतनी जल्दी मतलब कि मैं कहूँगी कि वो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या उससे भी तेज थी कि एफआईआर उधर दर्ज हुई और वो सारा उन्होंने प्रक्रिया भी पूरा कर लिया, घर पर भी आ गई। गिरफ्तारी प्री प्लान थी। योगी जी ने जो है अपने प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए हर हालत में उनको अरेस्ट करना ही था, इस तरह से बेइज्जती करके एक तरह से खुद अगर देखिए, अगर पिछले दिनों की घटनाक्रम को देखिए तो ये बिल्कुल प्री प्लान थी। क्योंकि जब ये घटना घटी थी उसी दिन से अमिताभ जी को हाउस अरेस्ट में रखा गया था, जबकि कोई एफआईआर नहीं थी। जांच कमेटी
गठित ही हुई थी। ये जांच कमेटी भी मैं कहूंगी अमिताभ जी को फिक्स करने के लिए ही गठित हुई थी, क्योंकि अगर वो निष्पक्ष जांच कमेटी होती तो जांच कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट देती और सारे तथ्यों को देखने के बाद रिपोर्ट देती। जांच कमेटी बनाई गई, कई बिंदु दिए गए, लेकिन जांच कमेटी ने किया क्या, जो सबसे आखिरी बिंदु या उनको लगा कि फिक्स करना है, टारगेट दिया गया था, तो एक इंटरिम जांच रिपोर्ट भेजी। आप भी अवगत होंगे कि कोई भी अगर जांच कमेटी गठित होती है तो वो सारे बिंदुओं पर जांच करके वो अपना पूरा रिपोर्ट देती है, न कि इस तरीके से रिपोर्ट देती है कि आज हम एक व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, कल 2 व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। ये तो एफआईआर के बाद पुलिस करती है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास इतने साक्ष्य आ गए हैं तो हम 2 चार्जशीट पहले पेश कर दे रहे हैं, पूछ के विवेचना अभी चल रही है तो बाद में करते हैं, लेकिन कोई जांच एजेंसी इस तरीके से जांच नहीं करती है। नूतन जी, एक आखिरी सवाल, प्रथम दृष्टया ये महसूस हो रहा है कि अमिताभ जी को जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए जांच समिति गठित की गई और फिर पुलिस को जो है त्वरित कार्रवाई करने के लिए जो है प्रेरित किया गया या उनको डायरेक्शन दिया गया। जब आम जनता और मीडिया ये महसूस कर रहा है कि प्रताड़ित करने के लिए पूरी प्लानिंग की, तो प्रथम दृष्टया तो जजेस लोग भी जो हैं, जहां केस जाएगा अमिताभ जी का, तो उनको भी तो समझ में आएगा ये बात, तो उसमें तो योगी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। आप क्या सोचती हैं? जैसे देखिए, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है तो वो बाहरी चीजों से वो अफेक्ट नहीं होती है, वो तो वही देखेंगी जो उनके पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पे अभी क्या है, रिकॉर्ड पे और उनके पास ये सोचने का कोई आधार नहीं होता है कि पुलिस गलत करेगी या जो जांच कमेटी है उन्होंने गलत किया है। वो तो जब हमारी बारी आएगी हम बताएंगे तब की चीज है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शासकीय कर्मी है उनका कोई दूषित उद्देश्य नहीं हो सकता है, भले ही कई मामलों में वो उन्हीं उद्देश्यों से काम करते हैं। तो अभी तो जो डॉक्यूमेंट पे है, डॉक्यूमेंट पे वो एफआईआर है और वो एफआईआर में जिस तरीके से लिखी गई है तो वो देख के लगता है कि बहुत गंभीर बात है। अब ये है कि सच्चाई उससे विपरीत है, वो जो लिखे गए हैं वो अमिताभ जी को लेके वो फैक्ट कहीं नहीं ठहरते हैं, न उन्होंने वो काम किया है। तो ये तो बहुत बाद में, जब जो अक्यूज होता है उसको तो बहुत बाद में सुनने की बारी आती है। तो वो अब हमारी न्यायिक प्रणाली ऐसी है, तो चूंकि अमिताभ जी का मामला है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। एक प्रक्रिया है, वो सबके लिए है, तो हमें पालन करना चाहिए, लेकिन एक इस चीज को भी मुझे लगता है देखे जाने की जरूरत है। अच्छा, क्या जिस मैनर में पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद फिर एक क्रॉस एफआईआर लिखवाई जिसपे मेरे अमिताभ जी पे भी एक नई एफआईआर कराई, जिससे मैं उनको भगा रही हूँ और वो भाग रहे हैं पुलिस अभिरक्षा से और पुलिस के कार्य में बाधा डाला। मैंने, कोई भी आप लोगों ने भी फुटेज देखा होगा उसको, मीडिया में है, वो जितने संख्या में थे कोई भी व्यक्ति उनको अगर आप बिना बताए, कारण बताए जबरन घर में घुस के किसी को ले जाते तो क्या उसके फैमिली मेंबर को ये पूछने का भी अधिकार नहीं कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, किस आरोप में ले जा रहे हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से अमिताभ जी को अरेस्ट किया गया और जिस तरह से गंभीर मामले जो है एफआईआर में जो दर्ज कर दिए गए, उससे जो उन्होंने चुनौती दी थी या व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ने का जो है घोषणा की थी, उस पे नकारात्मक असर पड़ेगा कि सकारात्मक, ये आप बता दीजिए। देखिए, ये तो आम जनता के ऊपर है, ये क्या असर पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सच्चाई है कि अभी भी तमाम लोग हैं हमारे यहाँ जो उतने मजबूत नहीं है और वो डरते हैं, और ये सिस्टम ऐसे काम करती है कि वो डराने की कोशिश करती है। जैसे अमिताभ जी ने भी जब शुरू किया था तो तमाम लोगों ने खुद से इनिशिएटिव लिया और वो शामिल हो रहे थे, शामिल होना चाह रहे थे। उनका कहना था कि जहाँ गलत हो रहा है तो हम भी, जो ऐसे लोग हैं, पीड़ित है, सताए हैं, तो हम अपने क्षमता भर हम उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ जी को अरेस्ट किया तो वो एक तरह से वो दिखाने की भी कोशिश थी कि अगर बोलोगे तो देख लो क्या हश्र होता है। तो कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं गलत हुआ है लेकिन वो सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में परिवार है, मैं समझ गया, मैं आपके इसी सवाल में एक अपनी तरफ से जवाब जोड़ रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, ना मैं मोदी से डरता हूँ ना योगी से डरता हूँ। अगर न्यायालय में या कहीं जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ, आप हमें फोन मारिएगा, मैं 12 बजे रात में लखनऊ आऊंगा। ये मेरा आश्वासन है आपके करेज को देख के, और जिस तरह से एक ईमानदार ऑफिसर को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं कोर्ट में भी जाके जज के सामने भी बोल सकता हूँ कि ये क्या तमाशा है। ऐसे तो जो है न्यायिक व्यवस्था पे जो है बुरा असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, नमस्कार। जी नमस्कार।